और चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर कि आज के माहौल में, आज के हालात में शेयर बाजार के निवेशक को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो। मैं एक चीज़ पूछूं सुदीप सर कि मैं शो करने आ रहा था तो वैसे किसी से चर्चा हो रही थी तो एक इन्वेस्टर ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि यार बैंक निफ्टी न्यू हाई की तरफ जा रहा है, निफ्टी हाई की तरफ जा रहा है और मेरा पोर्टफोलियो जो है लो की तरफ जा रहा है, चक्कर क्या है? तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये तो एक्चुअल प्रैक्टिकल समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा पंकज जैन है साहब, आपके पास भी आता हूं मैं। तो सुदीप सर प्लीज इन्वेस्टर कंटिन्यू। तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप, मिड कैप और क्षेत्र में लगा हुआ है जहां पे मूवमेंट नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आपका पोर्टफोलियो अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ अलाइंड है, तभी आपका पोर्टफोलियो में उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली दिखने को मिलेगा, अदरवाइज वो देखने को नहीं मिलेगा। मैं दो टिप्पणी इस पे और करना चाहता हूँ। एक तो बैंकिंग क्षेत्र की अगर आपने बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर एक एक बहुत बड़ा डिवाइड है। और यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी कामकाज हो रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, दिग्गज बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, वो 1.1 टाइम बुक पे काम हो रहा है। और आप कुछ एनबीएफसीज वगैरह ले लेंगे तो जो कि अच्छे एनबीएफसीज 5, 6, 7 टाइम बुक पे काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है और ये गैप ब्रिज जरूर होगा। तो ध्यान जरूर पब्लिक सेक्टर बैंक पे देना चाहिए। साथ में मर्जर की बात चल रही है छोटे बैंकों का बड़े बैंकों के साथ, इसके थ्रू भी अच्छा खासा वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को। फाइनली एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि निफ्टी अगर आप देखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों सेगमेंट देखें और निफ्टी देखें, तो मुझे तो लगता है अभी भी निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा अभी भी ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू सम मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो निवेशक को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए। थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए। पंकज जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं लक्ष्मण जी, जो आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि इन्वेस्टर ने आपसे कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी टुवर्ड्स हाई एंड माय पोर्टफोलियो इज वेरी एवरेज स्पिन, उसका जवाब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आज का निवेशक, आज का इन्वेस्टर, आई थिंक ही और शी विल हैव टू स्टे रिलेवेंट, विल हैव टू स्टे डायनेमिक, आइदर यूज सर्विसेज ऑफ गुड म्यूचुअल फंड्स और यूज सर्विसेज ऑफ गुड फंड मैनेजर, गुड एडवाइजर, या फिर वो खुद मार्केट में रेलेवेंट रहे। अदर इफ यू आर जस्ट स्लीपिंग काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टर, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर आपके पास चाहे टॉप 10 काइंड ऑफ स्टॉक्स थे जो आज से 2-3 साल पहले से समथिंग लाइक टीसीएस, समथिंग लाइक नेस्ले, समथिंग लाइक हिंदुस्तान लीवर, टाटा पावर, एनटीपीसी, आरईसी, सो यू मे बी होल्डिंग बेस्ट ऑफ नेम्स, पर अगर आप इन सब का समीकरण देखेंगे और पिछले 2-3 साल का रिटर्न देखेंगे, आई थिंक दैट मे बी समवेयर इन रेंज ऑफ 3-4% ऑन प्लस साइड टू 2-3% ऑन द माइनस साइड। अदरवाइज जैसा आपने कहा, बैंक निफ्टी और निफ्टी टुवर्ड्स 52 वीक हाई हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2x 3x हो गए पिछले 1-1.5-2 साल में भी, जबकि मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया। सो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि थोड़ा सा मार्केट में होमवर्क बढ़ गया है, थोड़ा मार्केट में डायनेमिज्म बढ़ गया है, मार्केट में चर्निंग काफी हो रही है, चाहे वो पैसे की वजह से हो और इन्वेस्टर्स की वजह से हो। सो दैट इज वन रीजन। तो अब आपको मार्केट में सचेत रहना पड़ेगा, आइदर इन्वेस्ट थ्रू अ गुड म्यूचुअल फंड और यूज सर्विसेज ऑफ गुड एडवाइजर, गुड फंड मैनेजर, या अगर आप खुद है तो आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज वन थिंग। उसके अलावा थोड़ा सा इफ आई गाइडेड फ्रॉम द टॉपिक जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग, क्यों मार्केट में एक जैसे इकोनॉमिक्स में आई थिंक जो एक हमारे में जो एक गोल्ड की एपिटाइट है हमारे सिटीजन्स में, आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज इफेक्टिंग द ग्रोथ। और जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, अक्टूबर के महीने में जिस तरह के ऑलमोस्ट 14-15 बिलियन डॉलर के गोल्ड इंपोर्ट्स थे विज़ अक्टूबर 2024 जो कि 4-5 बिलियन डॉलर के थे। आई थिंक वो एक ऐसी गुत्थी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद पिछले 20-25 साल से ट्राई कर रही है बट सॉल्व नहीं कर पा रही। सॉल्व करने की कोशिश भी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ, और अब नुकसान ना हो तो उसने कई सारे स्कीम को वापस भी बंद भी किया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम उसका एक बड़ा हिस्सा भी रहा था। अभय अग्रवाल साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब मैंने सवाल पूछा था, तो मुझे लगा इस सवाल का जवाब इनके पास ठोस कुछ पता है। देखिए, जो 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 पहले
जो दर्द होगा दवा भी वही बनेगी। तो एक तरह से आपके अगर मार्केट की जो करंट रिकवरी रैली है वो बहुत ही नैरो है, वो सब देख रहे हैं। और फ्रैंकली जो स्मॉल और मिड कैप स्पेस में है, वॉल्यूम्स नहीं है जो मैंने देखा, तो थोड़ा बहुत जो कैचअप नहीं हो रहे हैं पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स टू द रैली इन द मार्केट, वो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि अभी जो रैली है बहुत नैरो है। पर जैसे जैसे फ्लोज बढ़ेंगे ये रैली वाइडन होगी। और अगर अच्छा पोर्टफोलियो है तो एक ये टेक्निकल जो अंडर परफॉर्मेंस है ये डेफिनेटली कैचअप हो जाएगी। अब पर आपके सवाल पे मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लोगों को देख के कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं तो उनको हमेशा ये कहना अच्छा लगता है कि देखो मैंने मार्केट को बीट किया, जो मार्केट में 5% रिटर्न आई मेरी 10 आई, वो अभी लोग कह नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा इरिटेशन है। पर आई थिंक थोड़े दिन का इरिटेशन है, जैसे ये रैली जो है ब्रॉड बेस होगी, हम फ्लोज देखेंगे वापस वाइडर स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली वो आउट परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी। लक्ष्मण जी, मुझे कोई इसमें चिंता की बात नहीं लग रही कि ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगी। तो मतलब आपका कहना है कि जहां आपको रेट दिख रहा है, हड़बड़ा के बेचने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल नहीं कोई नहीं, बहुत बिल्कुल बड़ा नहीं वहां है, पे बिल्कुल आपको नहीं है। इनफैक्ट कंसर्न है। इनफैक्ट उसको यूज करें, अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर नो गुड रीजन, टेक्निकल रीजंस की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको बल्कि एलोकेशन बढ़ा सकते हैं उसमें अगर कॉन्फिडेंस है तो। बिल्कुल एलोकेशन बढ़ा। इसमें दो चीज़ें मैं आऊँगा अब शो में। एक तो जो सुदीप सर कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक वर्सेस सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इस पे मैं आऊँगा। लेकिन एक सवाल मैं गौरांग शाह साहब आपसे लेना चाहूँगा कि जो अभी पंकज जैन साहब ने कहा कि आप पोर्टफोलियो पे अब वो ज़माना चला गया जो आप सो जाते हैं, खरीद लिया शेयर रख लिया सो जाते हैं, या तो आप अच्छे फंड मैनेजर के पास जाइए या फिर अच्छे एडवाइजर रखिए या फिर आप खुद ही अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि कोई अगर किसी का शेयर पोर्टफोलियो का गिर गया, मान लीजिए 50% पे चला गया है गिर करके, 25% पे चला गया है गिर करके, तो उसका पैमाना क्या होना चाहिए उससे निकलने का? देखिए, सबसे पहले तो गिरावट अगर आपके जो अपने पैसे, अपनी पूंजी जो निवेश की है, अगर वो कुछ हद तक कम हो जाती है, तो जो अलार्म की घंटी है ना लक्ष्मण भाई, वो बहुत पहले बजनी चाहिए। और वो निर्भर करता है कि आपने कौन से क्षेत्र में और कौन सी कंपनी में निवेश किया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, एक उदाहरण मैं देता हूँ। टाटा मोटर का शेयर मेरे ख्याल से 150 पहुंच गया था, उससे नीचे पहुंच गया था। सभी लोगों ने एक मरणोपरांत लेख लिख दिया था टाटा मोटर के ऊपर, और फिर वो 100-150 वाला शेयर 1100 के पार गया। तो ये निर्भर करता है। देखिए, मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में क्या टिप्पणी करी, आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए और बाद में निवेश करना चाहिए। अगर आप अनौपचारिक स्तर पर जो आजकल व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और वहां पर जो महाज्ञानी बुद्धिमानी जीव बैठे हैं उनकी बात सुन करके निवेश करेंगे तो आपको धराशायी होना ही होना है। तो ऐसा सब काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ये शिकायत लेकर के बिल्कुल आएंगे कि भले फिर आपका निफ्टी 35,000 पर पहुंच जाए या फिर आपका सेंसेक्स 1 लाख के पार चला जाए, आपका पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होना है और आपको रोना ही रोना है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से मंच पर गोल्ड और सिल्वर की बात की थी, तो आजकल ये जो एक डिजी गोल्ड करके एक नया प्राणी उत्पन्न हुआ है, वहां पर भी बहुत सारे जोखिम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को आगाह करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई भी खतरों के खिलाड़ी वाला खेल आपको नहीं खेलना चाहिए। और जब आपका पोर्टफोलियो, देखिए मैंने इसलिए कहा कि आप एक मापदंड से नहीं कर सकते, क्या मेरा पोर्टफोलियो 25% गिर गया तो क्या मुझे निकलना चाहिए, या 50% गिर, हो सकता है गिरने के बाद वो चले, लेकिन वो निर्भर करता है कौन सा क्षेत्र, कौन सी कंपनी, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नो कैप, कहां पर है आपका निवेश। ये इस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ठीक है, अब एक सवाल जो है बैंक को लेकर के है, चूँकि बैंक को लेकर अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट बैंकों के रिफॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। तो लोग पिछले कई दिनों से सरकारी बैंक काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं सरकारी बैंक की प्राइवेट बैंक, कहाँ पे अगर दांव लगाना हो तो लगाया जाए। सुदीप सर, आप ही से शुरुआत करता हूँ। लक्ष्मण जी, मैं तो पहले ही जिक्र कर रहा था कि मुझे तो बिल्कुल लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट सिग्निफिकेंट है, और किसी भी अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में अगर आप अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक का कंपेयर करेंगे तो मतलब वैल्यूएशन का कोई मैच ही नहीं है।
तो मुझे तो लगता है ये गैप जरूर कुछ हद तक फिलअप होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बराबर हो जाएगा वैल्यूएशन पैरामीटर्स के हिसाब से, पर गैप तो ब्रिज होना ही चाहिए। 4-5 टाइम बुक प्राइवेट सेक्टर में जो एनबीएफसी बैंक काम कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में वही 1% 1 टाइम पे काम कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब इसमें कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ करेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मैं पर्टिकुलरली मैं ये भी बोलूंगा कि क्योंकि ये मर्जर की बात चल रही है, तो छोटे मझोले जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग बैंक्स हैं जो कि बहुत ही कम दाम में, कंपेरेटिवली कम दाम में ट्रेड कर रहे हैं। चूंकि मर्जर की बात चले, लेकिन साथ में भी कहा जा रहा है कि देश में 2-4 बड़े बैंक होने चाहिए, तो बड़े सरकारी बैंकों में पोटेंशियल है क्या पंकज जैन साहब? देखो, अभी जिस तरह के, जिस स्केल के हमारे देश में बैंक्स हैं, चाहे अगर हम दिग्गज टॉप मोस्ट 4-5 बैंक की भी बात करें, सो समथिंग लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अगर स्टेट बैंक के नीचे देखें तो आई थिंक सेकंड बिगेस्ट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक है। तो ऑन अ ग्लोबल स्केल हमारे बैंक्स अभी भी आई वुड से काफ़ी नीचे हैंगे। आई डोंट नो कि टॉप 50 टॉप 100 में कितने बैंक्स होंगे। सो आई थिंक जो गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस है, एंड गवर्नमेंट सीम्स टू बी सिंसियर दिस टाइम। और ऐसा आभास आ रहा है मार्केट में, ऐसे मर्मर्स हैं, र्यूमर्स हैंगे कि मे बी वी कुड एक्सपेक्ट सम डिसेंट सॉलिड अनाउंसमेंट्स इन कमिंग बजट। तो उन सब चीज़ों का एक समीकरण है। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि बैंकिंग जो रिजल्ट्स भी आए हैं पिछले 2 क्वार्टर के, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो इन सब चीज़ों का एक समीकरण है जो एक बैंकिंग बास्केट एज सच हम देख रहे हैं परफॉर्म कर रही है। एंड पिछले 2-3 महीनों में आई थिंक इट हैज बीन पीएसयू बैंक्स विच हैव बीन आउट परफॉर्मिंग, मे बी बिकॉज ऑफ द वैल्यू, बिकॉज काफी लगाड़ हो गए थे वो। सो टू से कि अब अगले 3 महीने में क्या पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म करेंगे प्राइवेट बैंक्स को और प्राइवेट बैंक विल कैच अप, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ सिनेरियो। बट एज ऑफ टुडे जिस तरह के टेक्निकल्स है, मोमेंटम है, ऐसा लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंक इस चीज में आ गए हैं। इसके अलावा मेरे को लग रहा है फाइनेंशियल एज अ स्पेस, अगर इसके अंदर हम एनबीएफसी एज अ स्पेस ऐड कर दें, टॉप के जो 2-3 एनबीएफसीज हैंगे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आई थिंक इवन दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। जिस तरह से हमारी कंट्री में क्रेडिट कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह के गवर्नमेंट इंसेंटिव रहे हैं, जिस तरह से जीएसटी कट आया है, जिस तरह का अच्छा मॉनसून रहा है, जिस तरह से रूरल में इनकम बढ़ी हैगी, और मेरे को लगता है कि इकोनॉमी में दोबारा से रेजिलियंस आई है। सो एक जो एक बैड लोन्स आ रहे थे या एनपीएस आ रहे थे एनबीएफसी स्पेस में, जो डर था वो काफी कम हो गया, एंड दे वर्क ऑन अ वेरी गुड काइंड ऑफ मार्जिन। सो मेरे को लगता है अच्छे एनबीएफसी भी काफी अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। सो एज अ स्पेस मेरे को लगता है कि जनरली वन शुड डेफिनेटली बी डिसेंटली इन्वेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्पेस, एंड मे बी थोड़ा थोड़ा पाई, आई थिंक एनबीएफसी का, पीएसयू बैंकिंग का, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का, आई थिंक तीनों का पाई होना चाहिए। बट प्योरली अगर हम टेक्निकल मोमेंटम की बात करें, अभी जो इमीडिएट खबरों की बात करें, तो आई थिंक पीएसयू बैंकिंग एज अ स्पेस थोड़ा सा आगे लगता है। थोड़ा सा आगे लगता है। संक्षिप्त में कमेंट अभय अग्रवाल साहब। आई थिंक इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगी, तो जो बैंकिंग सेक्टर है उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को 4 गुना बढ़ना पड़ेगा जहाँ पे हैं अभी आप। क्योंकि इकोनॉमी अगर जीडीपी डबल होगा तो बैंक की प्राइवेट बैंक, पूरा बैंकिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें अभी आप जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका थोड़े दिन पहले इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी जो एनबीएफसीज हैं उनको बैंक बनना पड़ेगा, काफ़ी जो एसएफबीज हैं उनको भी बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रॉपर बैंकिंग, क्योंकि सरकार को भी ये मालूम है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक ये सारे बैंक ना बढ़ें। तो अब प्राइवेट बैंक्स हैं, ऑफ कोर्स वेल मैनेज्ड हैं, एनपीए लेवल कम है, टेक्नोलॉजी का यूसेज बेटर है, कस्टमर सर्विस बेटर है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी एक ग्रोथ कर्व पे हैं, शायद कम ग्रो हो पर जैसा वैल्यूएशन थोड़ा कम है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए मौके बहुत हैं पूरे सेक्टर में। आप फास्ट ग्रोथ एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एसएफबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में कर सकते हैं, छोटे प्राइवेट बैंक्स में, बड़े प्राइवेट बैंक्स में, छोटे पीएसयू बैंक्स में, बड़े पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत बड़ा है। पर कितना आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट टेनर कितना है आपका, उसको मद्देनजर रख के अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, पूरा सेक्टर यहाँ पे ग्रो करेगा, और चूंकि जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इसके लिए इस बैंकिंग सेक्टर को भी ग्रो करना पड़ेगा, और अलग अलग अपॉर्चुनिटी अलग अलग मेहमानों ने बताया। चूंकि शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, काफ़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी आप लोगों के साथ। अगली बार फिर हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।